हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? और चलो आज आपसे अरबी में पूछते हैं। अरबी में क्या बोलते हैं? कैफा हालुका। तो कैफा हालुका, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में। तो समीकरण निकाय को हल करने की हमने बीजगणितीय विधियों में सबसे पहली विधि प्रतिस्थापन विधि और उसके बाद में विलोपन विधि सीख ली थी। ओके, सो आज हम सीखेंगे वज्र गुणन विधि से समीकरण निकाय को हल करना। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.5 उसमें जो क्वेश्चन गिवन है, पहला क्वेश्चन यही है कि अगर समीकरण निकाय का एक हल है यानी अद्वितीय हल है, उस केस में आपको वज्र गुणन विधि से उसे हल करना है। ठीक है भाई, अब देखिए समझते हैं कैसे ये विधि वर्क करती है। तो सबसे पहले मैंने उसका दूसरा सवाल लिया है। कुछ पहला सवाल है वो अद्वितीय हल वाला नहीं है, उसे हम बाद में अभी 2 मिनट में सोल्व कर देंगे। सो देखिए यहां पर दूसरे सवाल की हम इक्वेशन लिख रहे हैं। क्या लिखा है? 2x + y = 5 और ये है आपका समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 क्या है उसे भी देख लो। ये लिखा है 3x + 2y = 8। ठीक है, अब सबसे पहले तो समीकरण 1 और 2 को आप व्यापक रूप में लिख लो। व्यापक रूप में लिखने का मतलब ये 5 इधर ले आओ और 8 भी इधर ले आओ, यानी समीकरण 1 व 2 को व्यापक रूप में लिखने पर, ओके, लिखने पर चलिए लिखते हैं। यहां में क्या लिखा? 2x + y - 5 = 0। इसे बोल दो समीकरण नंबर 3। और नीचे लिख दो 3x + 2y - 8 = 0। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 4। ओके, सो बेसिकली अब हमारे लिए समीकरण 1 और 2 कोई काम के नहीं रहे, उनकी जगह हमने क्या लिख दिया? समीकरण नंबर 3 और 4। अब हम इन्हें वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो इस विधि में आपको क्या करना है? सबसे पहले आप यहां लिख लो x, यानी समीकरण 3 व 4 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर। ठीक है, सो यहां आप क्या लिख लीजिए? x लिख लीजिए। उसके बाद में यहां लिख लो y थोड़ा गैप के साथ, और यहां लिख लो 1। ठीक है, इतना काम कर रहे हो। उसके बाद आप क्या करो? x के नीचे, सॉरी इधर साइड में, यहां जो y का गुणांक है वो उससे शुरू करो, यहां से शुरू कर दो आप। y का गुणांक क्या है? समीकरण 1 3 में हमारे लिए 3 और 4 काम के, तो जो समीकरण 3 है उसमें y का गुणांक क्या लिखा है? 1। उसको हमने यहां लिखा। x के बिल्कुल नीचे भी नहीं लिखना, थोड़ा साइड में। और यहां x और y के बीचों बीच इस केस में आप क्या लिख दो? आगे जो अचर पद है समीकरण 1 का c है उसको लिख दिया। उसके बाद में वापस जाओ और y और 1 के बीच में आपको लिखना है समीकरण 1 में जो x का गुणांक है 2। और फिर जहां से शुरू हुई थी वही अक्षर है, वही नंबर है, वो लास्ट में लिखो यहां पर। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या लिखा? y का गुणांक, फिर अचर पद, और उसके बाद में x का गुणांक, और फिर वापस y का गुणांक। ओके, ऐसा ही काम आप क्या करो? इसके नीचे कर दो। समीकरण जो 4 है उसमें लिखो सबसे पहले y का गुणांक, y के गुणांक से शुरू कर दिया। सो यहां हमने लिखा 2, फिर यहां कितना लिखोगे? -8। उसके बाद में x का गुणांक 3, और उसके बाद में अगेन जहां से शुरू हुए थे वहीं आ जाएंगे 2। ऐसा करना, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद आप क्या करो? यहां इनको ऐसे तिरछे मैच कर दो, यानी इसका गुना इसके साथ करना है, और ध्यान रहे पहले इसी का करना है, उसके बाद में इसे इधर ये वाला, यानी गुणा की डायरेक्शन ये है, पहले इनका, ठीक है, और इनका बाद में।
क्या ऐसा कर लोगे? बिल्कुल करना पड़ेगा और कोई इलाज भी नहीं। ठीक है भाई। अब ऐसा करने के बाद आप क्या करो, यहां अगेन x लिखो और यहां y लिख लो और यहां 1 लिख लो। ठीक है भाई। अब x के नीचे आप क्या कीजिए, जो इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, यानी आप x के नीचे लगा दो 1 गुणा -8, 1 गुणा -8 और फिर बीच में ध्यान रखना माइनस का निशान आएगा, माइनस घटाना है इन दो का गुणा। सो ये है 2 गुणा -5। ठीक है भाई। और यहां फिर आप बराबर का निशान लगा दो और ऐसा ही काम यहां पर कर दो। पहले 1 को -8 से गुणा किया, यहां लिख दिया माइनस का निशान, 2 को -5 से गुणा। अब फिर -5 को 3 से, पहले ये वाला गुणा करेंगे, ये नहीं करेंगे। ओके। सो यहां हमने क्या किया, -5 को गुणा किससे किया, 3 से, और फिर निशान किसका आएगा, जैसे यहां माइनस का आया था, यानी ये वाले गुणा में से ये वाला गुणा घटाना है। सो यहां पर हमने लिख दिया -8 और 2। सो यहां ये माइनस, तो जो हम बता रहे हैं आपको, ये माइनस लिखना है और ये संख्या का निशान है -8। ओके। और यहां सॉरी थोड़ा गैप लगा लेते हैं, और 1 के नीचे आपको क्या करना है, फिर से 2 को 2 से गुणा करो, यानी 2 और यहां भी 2, और फिर माइनस का निशान और इनका गुणा 3 गुणा 1। ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सरल करना। सो यहां क्या आ जाएगा, x बटा में आ जाएगा -8 को 1 से गुणा किया, सो ये आ गया -8। एंड ये देखो माइनस के 5 को 2 से गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा, -10। और यहां पर ये माइनस का निशान है, तो ओवरऑल यहां क्या आ जाएगा, +10 बराबर यहां y लिखा, एंड ये कितना बन गया, -15, और यहां पर एक ये भी माइनस और ये भी माइनस, सो यहां भी क्या बन गया, +16, फिर बराबर 1/4 -3। ठीक है भाई। इतना काम समझ आया। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसको और सरल कर लो। सो ये आ जाएगा x बटा कितना, -8 + 10 2 बराबर y बटा 1 और 1/1। ठीक है भाई। इतना काम कर लोगे। एक बार दोबारा देख लो, यानी समीकरण को व्यापक रूप में लिखना है सबसे पहले तो, उसके बाद में x लिखो, y लिखो, 1 लिखो, फिर सबसे पहले यहां से शुरू करो y के गुणांक से, उसके बाद में कांस्टेंट टर्म, उसके बाद में x का गुणांक, और फिर एंड टर्म को वैसा ही लिख दो लास्ट में। जो सेम काम ये किया, फिर गुणा पहले ये वाले नंबर का करना है और इसमें से ये वाले गुणा घटाना है, x बराबर का निशान लगा, y फिर बराबर का निशान। ये सब करने के बाद इसको सरल कर लो। फिर यहां से क्या करो, देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में बराबर है। तो x के मान के लिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, इसको और इसको। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, अतः x बटा 2 बराबर तो कितना हो जाएगा, 1/1, और यहां से वज्र गुणा कर दो, तो ये तो आ गया x बराबर तो आ गया 2, एवं ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो एक बार इन दोनों को आपस में बराबर कर दो। सो यहां से क्या आ जाएगा, y बटा 1 बराबर 1/1। सो यहां से वज्र गुणा किया तो y का मान कितना आ गया, 1। तो यही हमारा आंसर है। क्या आंसर है, x बराबर 2, y बराबर 1। समझ आई क्या बात? यानी लास्ट में क्या करना है, यहां जो x बटा x का टर्म आएगा सबसे पहले तो, और लास्ट में हमेशा ही क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो एक बार तो इन दोनों को बराबर कर दो, इससे तो x का मान आ जाएगा, और एक बार इन दोनों को बराबर कर दो, उससे क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। इसको एक बार जरा रख के देखो, x का मान 2 रखा तो 2 दूनी 4 और y का मान है 1, बिल्कुल 4 और 1 5 होते हैं। दूसरी में रखो 3 दूनी 6 और y की जगह रखा 1, 2 1 2, 6 और 2 भी कितने होते हैं, 8। इसका मतलब हमने ठीक किया है। ओके। सो ये आपकी कौन सी विधि हो गई, वज्र गुणन विधि हो गई। एक बार
एक सवाल और कर लेते हैं इसका, तो इससे बिल्कुल समझ आ जाएगी। वैसे ज्यादा दिक्कत है नहीं, इसको अच्छे से आप एक बार दिमाग में सेट करोगे तो एक वीडियो को 2 बार देख लो, उससे समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है इसका, ये हमने पहले सवाल का दूसरा किया है, अभी हम पहला करते हैं। उसमें सबसे पहले चेक करेंगे ना, इसमें भी आप चेक करके बता देना कि अद्वितीय हल है। सवाल में लिखा है कि पहले तो चेक करके बताना है कि हल कितने हैं, और अद्वितीय हल के केस में आपको हल करना है। तो यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि चेक करना आपको बताया हुआ था। सो यहाँ मैं पहला कर रहा हूँ। इसमें क्या है, x - 3y - 3 = 0, और ये लिखा है 3x - 9y - 2 = 0। तो यहां देखिए a1 बराबर कितना है, 1 है, b1 -3 है, और c1 ये भी -3 है। ये तो नजर आ रहा है सबको, पता भी नहीं है। हाँ, अब यहां से देखो a2 की वैल्यू कितनी है, 3, और अपनी c2 की -9, सॉरी b2 रहेगी, नाराज हो जाएगी, इसकी वैल्यू है -9, और c2 दीदी की -2। ठीक है, सो a2 b2 और c2 सबकी वैल्यू हमने ली। अब क्या करें, a1 बटा a2 का मान निकालें। सो यहां से a1 बटा a2 देखो कितना आ रहा है, 1 बटा 3, और b1 बटा b2 -3 बटा 9 -3, ये भी 1 बटा 3 है, और c1 बटा c2 इज -3 बटा -2, सो ये है 3 बटा 2। तो यहां से हमें दिख रहा है कि a1 बटा a2 तो क्या है, बराबर है b1 बटा b2 के, बट c1 बटा c2 की वैल्यू इनके बराबर नहीं है। समझ आई क्या बात है? अब देखो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो समीकरण निकाय है इसके कोई हल नहीं है। ये समझ आ रहा है ना, जो हमने समीकरण निकाय के हल बताए थे उसमें पढ़ा था केस नंबर 2। ऐसे केस में रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और समांतर रेखाएं होती है तो वो कहीं कट नहीं करती, तो कोई हल नहीं है। ओके, सो इसको तो सोल्व करना ही नहीं है। अब दूसरा सवाल हमने सोल्व कर लिया, तीसरा पहले चेक करते हैं किस टाइप का उसमें सिनेरियो बन रहा है। सो यहां पर हमने लिखा 3x - 5y, एंड जो बराबर में 20 लिखा है उसे पहले इधर ले आते हैं, बराबर 0 बन गया। ओके भाई, और दूसरा समीकरण है वो है 6x - 10y, और बराबर में जो 40 लिखा है उसे इधर बुला लेते हैं, ये बन गया -40 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से आप देखो a1 की वैल्यू कितनी है, 3, और b1 की -5, c1 बराबर -20, और a2 6, b2 -10, और c2 -4। अब पहले आप a1 बटा a2 निकालो। सो a1 बटा a2 कितना आ गया, 3 बटा 6 यानी कि 1 बटा 2। b1 बटा b2 निकालो, ये आ गया -5 बटा -10, सो ये भी कितना बन गया, 1 बटा 2। और c1 बटा c2 निकाला, दैट इज -20 बटा -40, सो ये भी कितना आ गया, 1 बटा 2। इसका मतलब क्या बन गया, तीनों वैल्यूज बराबर है। हम कह सकते हैं a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और बराबर है c1 बटा c2 के। सो इस केस में क्या होता है, इस केस में रेखाएं बनती हैं संपाती, और संपाती रेखाएं होती हैं तो अनंत हल होते हैं, या अनेक हल बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, तो इसे भी हमें सोल्व नहीं करना, अनेक हल है, हमें केवल उसी सवाल को सोल्व करना है जिसमें अद्वितीय हल है। सो ये तीसरा भी हो गया, दूसरा हमने कर लिया जिसे सोल्व करना था। अब देख लीजिए चौथा, इसमें क्या सीन है। सवाल नंबर 4, यहां पर लिखा है x - 3y - 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, और नंबर 2 क्या लिखा है, 3x - 3y - 15 बराबर 0, ये लिखा है समीकरण 2।
ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या करो, चेक करो कि इसमें हल कितने होंगे। तो करते हैं, उसके लिए हमने क्या लिखा, a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -7। ओके, और यहां से आप a2 निकालो, वो बन गया 3, b2 -3 और c2 -15। अब देखो a1 बटा a2 निकाला, अब a1 बटा a2 निकालते हैं, वो कितना आता है 1 बटा 3, और b1 बटा b2 ये काम पहले बहुत बार कर चुके हैं, समझने वाला इसमें कुछ है नहीं, ये आ गया 1। ठीक है, सो दिख रहा है a1 बटा a2 है वो बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये अद्वितीय हल होंगे, और अद्वितीय हल होंगे तो उन्हें क्या करेंगे, उन्हें वज्र गुणन विधि से निकाल के भी बताएंगे क्या हल होगा। सो यहां पर हम लिख देंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इट मींस अद्वितीय हल। इस बात का यही मतलब है। तो अब समीकरण 1 और 2 को हम सरल करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को वज्र गुणन विधि से हल कर देते हैं। ठीक है भाई। सो विधि क्या है, वापस से आप यहां लिख लो x, इधर लिख लो y और आगे लिख लो 1। फिर x के इस साइड में थोड़ा सा इधर क्या लिखेंगे, y का गुणांक। समीकरण 1 में क्या लिखा है -3, इसको यहां लिख दिया। फिर ये वाले गैप में क्या लिखेंगे, आगे वाला पद जो है -7 कांस्टेंट टर्म, और आगे क्या लिखेंगे, y और 1 के बीच में x का गुणांक, वो कितना है 1, और बाद में लास्ट में क्या लिखना है, वापस से जहां से शुरू हुए थे यानी -3। ओके, एंड इसके नीचे फिर से समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है -3, और उसके बाद में -15, उसके बाद में x का गुणांक 3, और उसके बाद में जहां से शुरू हुए थे यानी कि वापस आ जाएगा -3। ठीक है भाई, ये समीकरण 1 से लिख दिया, ये समीकरण 2 से लिख दिया। गुणा पहले इनका, इनके गुणा में से इनका गुणा घटाना है, इधर ये वाला गुणा पहले, इधर भी ये वाला गुणा पहले, ये वाला गुणा बाद में, और घटाओ के साथ लिखना है। ठीक है भाई, सबसे पहले यहां लिखेंगे x, यहां x के नीचे कुछ आ जाएगा, फिर यहां लिखा y और आगे लिख देंगे 1, यहां से लिख दिया x y और 1। ओके, अब देखिए x के नीचे क्या लिखेंगे, -3 का गुणा -15 के साथ। सो लिख दो -3 गुणा -15 एंड माइनस का निशान, ये तो माइनस का निशान लिखना है आपको। उसके बाद में यहां जो भी है वो लिखो, वो है -3 और -7। सो इस ब्रैकेट में लिख दिया -3 और यहां पर लिख दिया -7। समझ आया भी? संख्याओं को लिखते समय निशान का ध्यान रखना, और ये वाले माइनस को नहीं भूलना है। इन दोनों गुणा के बीच में किसका निशान आएगा, माइनस का। अब आगे यहां देखिए, सो ये 7 किसके, माइनस के साथ, इसको लिखा पहले तो, उसके बाद में 3 को लिखा, फिर माइनस का निशान। उसके बाद में क्या करेंगे, इधर देखो माइनस का 15 और 1, सो ये लिखा माइनस का 15। ऐसे मत कर देना यहां 15 लिख दे कि माइनस को पहले से लिखा पड़ा है, ये तो माइनस आएगा जो विधि के हिसाब से आया है, और यहां पर -15 है वो संख्या है। ओके, सो इसे भूलना नहीं है, एंड यहां पर 1। अब आगे देखिए यहां क्या आएगा, 1 का -3 के साथ गुणा, लिखो ये किया, उसके बाद में माइनस का निशान, और फिर क्या आएगा 3 का गुणा -3 के साथ। सो यहां 3, इन संख्याओं को आप ब्रैकेट में लिख दो जिससे गलती नहीं होगी, निशान वगैरह तो देखते हैं। अब आगे देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले x के नीचे क्या आएगा, माइनस के 15 को माइनस के 3 से गुणा करो, तो ये बन गया प्लस का 45। ठीक है, फिर ये माइनस का निशान लिख दिया, और आगे क्या बनेगा, माइनस के 7 को -3 से गुणा किया तो प्लस का 21, बट यहां पर माइनस है तो आएगा 21। ठीक है, वैसे भी आप माइनस में ऐसे ध्यान रखो, जब गुणा कर रहे हो ना तो एक संख्या माइनस की तो माइनस आता है, 2 माइनस की आ गई तो प्लस बन जाएगा, और 3 संख्याएं माइनस की गुणा हो रही है तो माइनस, और 4 हो रही है तो वापस से प्लस। सो यहां देखो
यहाँ 2 थी तो प्लस हो गया, यहाँ देखो 1 2 और 3 संख्या, 3 बार माइनस आ रहा है तो क्या बन गया, माइनस आएगा। और यहाँ पर 1 और 2 बार आ रहा है तो प्लस। ठीक है भाई। सो यहाँ अब आगे क्या लिखेंगे, y के बटा में क्या आएगा, यहाँ देखो 7 या 21 तो माइनस का 21 एंड यहाँ पर प्लस के 15, माइनस एंड माइनस तो प्लस बन गया, प्लस 15। और उसके बाद में 1 के बटा में देखो क्या आएगा, माइनस का 3 और माइनस है प्लस, 2 बार माइनस है सो प्लस बन गया, प्लस के 9। अब यहां देखिए आगे क्या बनेगा। सो 45 में से 21 घटाने हैं, 45 में से 20 गए 25, 25 में से एक और घटा दो 24। ठीक है, यहां y बटा माइनस के 21 प्लस के 15 तो माइनस के 6 और 1 बटा 6। अब क्या बताया था, x के मान के लिए तो इन दोनों को बराबर कर दो। सो यहां से क्या आएगा, x बटा 24 बराबर क्या लिख देंगे, 1 बटा 6। वज्र गुणा करो कितना बनेगा, ये 6x के साथ गुणा 6x बराबर 24 और यहां से x बराबर आ जाएगा 24 बटा 6 बराबर 4। ठीक है, y के मान के लिए इन दोनों को बराबर कर दो। सो यहां से क्या आएगा, y बटा माइनस 6 बराबर 1 बटा 6। वैसे आपको ये सिखाया था कि यहां अगर एक पूरी भिन्न बन गई लास्ट में तो ये वाले हर से ये वाला हर कैंसिल कर सकते हो। सो ये 6 से ये कैंसिल किया और यहाँ पर क्या बच गया, -1। ये वाले -1 को इधर गुणा कर दो तो y का मान कितना आ गया, -1। चाहे आप पूरा प्रॉपर वज्र गुणा करके कर लो, उससे भी यही आएगा। तो x का मान 4, y का मान 1 रख के देखो, 4 रखा यहाँ पर और x का मान 4 और y का मान -1 है। सो यहाँ पर -1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये -1 -3 के साथ गुणा होगा तो प्लस का 3 तो 4 और 3 7, 7 में से 7 गए 0। यहां रखो x का 4 रखा, 4 या 12, y का मान -1 रखा तो ये -1 गुणा -3 सो फिर से प्लस का 3 तो 12 और 3 15, 15 माइनस 15 कितने होते हैं, 0। ओके, सो ये हमारी वज्र गुणन विधि होगी। ठीक है, और आपकी जो एक्सरसाइज है 3.5 उसके पहले के चारों पार्ट हो गए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 समीकरण दिए, ठीक है, और ये बोला है कि अगर ये समीकरण निकाय के कितने हल हैं, अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो आप a और b का मान निकालिए। ठीक है, तो ऐसे केस में जब भी ऐसा सवाल आए जिसमें ऐसे लिखा हो इसके अनंत हल हैं या कोई हल नहीं है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, जो अनंत हल कहा है तो अनंत हल की शर्त लगा दो। अगर ऐसे बोला है कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं है वाली शर्त लगा दो। सो यहां पर इसने क्या कहा है, एक बार हम समीकरण लिख लेते हैं। नंबर 2 उसका पहला 2x + 3y = 7, ये तो है समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण क्या है, अच्छा मैं पहले इसको व्यापक रूप में लिख लूं, चलो बाद में लिखूंगा। दूसरा समीकरण है a - bx, ये सब देख के डरना नहीं है, a - b पता नहीं क्या आ गया, इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं, सवाल हो जाएगा आसानी से। बराबर 3a + b - 2, ये है समीकरण नंबर 2। पहले तो इस समीकरण को हम व्यापक रूप में लिखते हैं, इतना सब कर सकते हैं, यानी समीकरण 1 व 2 को व्यापक रूप में लिखने पर सो यहां से क्या बनेगा, 2x + 3y - 7 = 0, ये तो बन गया समीकरण नंबर 3। और 2 को लिखो, यहां है a - bx + a + by, और ये बन जाएगा, इसको इधर बुलाओ, सो माइनस का 3a माइनस का b एंड जो 2 है वो प्लस का हो जाएगा, +2 = 0। ये समीकरण 4। अब आपको समीकरण 3 और 4 को क्या करना है, उसके लिए शर्त लगानी है कि ये जो निकाय है इसके अनंत हल है, अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसकी शर्त क्या होती है वो यहां लगा दो। तो उसके लिए पहले क्या लिखो आप, a1
B1 और C1, A2, B2 और C2 की वैल्यू लिख लो यहाँ पे। सो यहाँ A1 बराबर कितना है 2, B1 3 और C1 बराबर है -7। A2 कितना है, यह है A माइनस B, ओके, और B2 A प्लस B, और C2 कितनी है, C2 है -3A माइनस B प्लस 2। ये पूरा जो बच गया ना, ये आपका अचर पद है। सो इसकी ये वैल्यू लिखी है। अब चूंकि समीकरण निकाय के अनंत हल है, निकाय के अनंत या अनेक हल है, ठीक है, अतः उसकी शर्त क्या होती है, अनंत हल होते हैं। इसका मतलब देखो A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर है C1 बटा C2 के, ऐसा कुछ लिखा होता है तो हमें पता होता है कि अनंत हल होंगे। और अब हमें दे रखा है कि अनंत हल है, इसका मतलब हमें पता है कि ये वाली बात होगी, ठीक है। सो यहां पर इसने अनंत हल हमें बता दिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के बराबर C1 बटा C2, ठीक है। सो यहां से अब मान उठा के यहां रख दो। सो सबसे पहले हमने लिखा 2 बटा क्या आएगा A माइनस B, A2 का मान है। उसके बाद में 3 बटा A प्लस B, और फिर क्या लिखना है हमें, -7 बटा किधर गया, -3A माइनस B प्लस 2। ये किसकी वैल्यू है, C2 की, ठीक है। सो हमने ये शर्त के हिसाब से लिख दिया। अब देखो आगे क्या करना, हमें क्या निकालना है, A और B की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखो, आप यहां से ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दो भी आपस में बराबर है। कौन से भी दो को आपस में बराबर करके समीकरण बनाना। अगर A और B में दो समीकरण बन जाएंगे तो उन्हें हल करना हम सीख चुके हैं। जैसे A और B यहाँ x और y की तरह काम करेंगे, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, इन दोनों को बराबर करते हैं, पहले और दूसरे को। सो यहां हमने क्या किया, 2 बटा A माइनस B बराबर 3 बटा A प्लस B, वज्र गुणा करो क्या बनता है, ये बनेगा 2A प्लस 2B बराबर 3A माइनस 3B। यहां से एक साइड ले आओ, सो ये बन जाएगा प्लस का 2A और ये 3A इधर आएगा तो माइनस का 3A। सो प्लस का 2A माइनस का 3A, इसे हम लिख देंगे माइनस का A, और यहाँ प्लस 2B और ये माइनस 3B इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का 3B, तो 3B और 2B 5B प्लस 5B बराबर 0। सो एक समीकरण तो हमारी ये बन गई। अब हम इसे समीकरण कौन सी कहें, 4 कर देते हैं, 4 तो बोल रखा है पहले 5, ठीक है। सो एक बार तो इन दोनों को हमने बराबर कर लिया है, ये आ गया। अब चाहे तो इन दो को बराबर कर लो या इन दोनों को, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। हम कर रहे हैं यहाँ पे आगे वाले दोनों को, इन दो को बराबर कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, एवं हमने यहां लिख दिया 3 बटा A प्लस B, और ये बराबर किसके है, -7 बटा -3A माइनस B प्लस 2। अब फिर वज्र गुणा करो, सो ये क्या बनेगा, माइनस का 3A इसके साथ गुणा, सो बन जाएगा माइनस का 9A, फिर माइनस का B 3 के साथ गुणा तो -3B, और ये बनेगा प्लस का 6, और बराबर क्या आएगा, -7A माइनस 7B। आता है ये वज्र गुणा सबको, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, ये गुणा किया है, सिंपली आप देखना आराम से हो जाएगा। अब एक साइड ले आओ, सो -9A माइनस 3B लिखा प्लस 6, एंड ये जो माइनस के साथ है प्लस के साथ प्लस 7B बराबर 0। अब यहां देखिए -9A और A का और कोई पद है क्या, A का -7A, यहां पर -7A लिखना है और माइनस 7B, सो ये प्लस 7A बन गया। तो माइनस का 9A प्लस का 7A, यहां पर क्या आएगा, माइनस का 2A माइनस 3B और प्लस 7B, सो ये बनेगा प्लस का 4B।
प्लस वाले ज्यादा है इस बार, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है भाई। अब यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 अगर कॉमन है तो वो 0 में चला जाएगा। यहां से 2 कॉमन लिया, उसको इधर भाग में भेज देंगे, तो 0/2 क्या बन जाएगा, 0। ओके, सो यहां से हमने 2 को हटा दिया। या ऐसे समझ सकते हो कि प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर, तो यहां से क्या बचेगा, माइनस का ये, यहाँ 2b और यहाँ प्लस का 3, 2 बाहर निकाल लो और उसे भेज दो उधर। उधर 0 है इसलिए वो 2 गायब हो गया। अगर 0 के अलावा कोई संख्या और होती ना तो उसे ऐसे हटाते नहीं, इधर भाग में भेजते या कॉमन बाहर रखते। समझ आ गई बात। सो ये समीकरण बन गया आपका क्या, 6। अब इन दोनों समीकरणों को आप क्या कर लो, हल कर लो। ठीक है भाई। अब इनको हल कैसे करेंगे, इनको हल करना हम सीख चुके हैं। कैसे भाई, कि ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। यहां पर a और b है जैसे, और यहां भी a और b है। हम x और y के मान निकालते थे, वैसे ही a और b का मान भी निकल जाएगा। ठीक है। अब इसे विलोपन विधि से सरल करना थोड़ा इजी रहता है। मैं अगर इसके नीचे लिखूं, इसको सोल्व करना चाहूं, तो यहां पर नीचे क्या लिख सकता हूं मैं, -a + 5b बराबर 0। विलोपन विधि से सरल कर रहे हैं इसे। सो यहां देखिए, कल सीखी थी हमने, इसके गुणांक पहले से ही बराबर है a के। सो हमें कुछ करना नहीं है, और निशान एक जैसे तो निशान पलट दो, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहां क्या आ जाएगा, माइनस का 3b, और यहां क्या लिखा है, +3 बराबर 0। अब ये उधर जाएगा, -3b बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड 3 का भाग देंगे। सो b बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब b का मान 1 आ गया, तो यहां b का मान 1 रख दो। a का मान कितना आएगा, ये बन गया 5, और फिर उधर जाएंगे -5, माइनस से माइनस कैंसिल, a का मान आ जाएगा 5। b का मान आने के बाद, b का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान क्या आ जाएगा, 5। ठीक है भाई। सो ये सवाल हो गया। इसको एक बार दोबारा देखो। वैसे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो दोबारा देख लो, बट एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर इस टाइप का कोई भी सवाल हो जिसमें ये लिखा है कि इसमें a और b के मान निकालिए या k के मान निकालिए, तो आपको क्या करना होता है, और ऐसे दे रखा है कि ये वाली शर्त है, इसके अनंत हल है या इसका कोई हल नहीं है, तो आप वो शर्त लगा दो, a1 a2 b1 b2 इस टाइप के मान लिख लो पहले तो समीकरण को देख के। वो तो लिख सकते हो, समीकरण को पहले व्यापक रूप में ले आओ, उसके बाद में a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनके मान लिख लो, और फिर जो बोला है सवाल में वो शर्त लगा दो, उस शर्त के बाद सवाल बन जाएगा। ठीक है। सो ये अच्छा सवाल है। नेक्स्ट बड़ा है, इसमें सारा काम करवा लिया इसने, आगे फिर इसको समीकरण निकाय को हल भी करवा लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में है कि इसका दूसरा पार्ट है। इस बार क्या है, k का मान निकालना है, और जो आपका समीकरण निकाला है उसके कोई हल नहीं है, तो इस बार हम कोई हल नहीं है की शर्त लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, समीकरण निकाय लिखते हैं पहले तो, 3x + y बराबर 1, और दूसरा क्या है, 2k - 1x + k - 1y बराबर 2k + 1। पहला काम व्यापक रूप में लिखो समीकरण में, दोनों समीकरण को। तो हम लिखते हैं यहां पर समीकरण 1 व 2 को व्यापक रूप में लिखने पर। ओके, सो यहां से क्या बनेगा, 3x + y - 1 बराबर 0, एंड ये समीकरण नंबर है आपका 3। और यहां से क्या बनेगा, 2k - 1x + k - 1y बराबर माइनस, ये बन जाएगा 2k - 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 4। अब देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी वैल्यूज लिखते हैं। सो यहां क्या आएगा, a1 x का गुणांक 3, b1 y का गुणांक 1, c1 -1। इस समीकरण में देखो a2 बराबर कितना है, 2k - 1, b2 k - 1, और c2 कितनी है भाई, 2k - 1। ठीक है। सो ये वैल्यूज लिखने के बाद हमें क्या कहा है इसने, k का मान निकालना है।
तो इस बार ज्यादा लंबा पड़ेगा नहीं सवाल। पिछले बार तो a और b दो के मान निकालने थे, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गए, उन्हें सोल्व करना थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। यहाँ पर तो k एक ही चर है, एक ही चर है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ओवरऑल जो समीकरण बनेगा वो एक चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा, सो वो थोड़ा इजी पड़ेगा। तो इस केस में हमें पहले तो शर्त लगा देनी है, इसने क्या दे रखा है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि समीकरण निकाय के कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो उसकी शर्त लगा दो। अतः हम क्या कह सकते हैं, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, बट बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। सो करते हैं, अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, अब मान रख दो a1 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर b1 1 b2 k माइनस 1 बराबर नहीं है c1 माइनस 1 और c2 2k माइनस 1। ठीक है भैया, ओके। सो यहां से पहले तो आप इन दोनों को बराबर कीजिए, कर देते हैं, ये दोनों बराबर हैं। अतः हम क्या लिख सकते हैं, 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर 1 बटा k माइनस 1, वज्र गुणा करो। सो ये बन गया 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1, ये वाला गुणा इधर, ये वाला इधर, यहां से एक साइड ले आओ। सो ये बन जाएगा 3k, इस 2k को तो इधर लाओ और इस 3 को इधर भेज दो, ये बन गया माइनस 1 और ये माइनस के 3 इधर जाएंगे तो प्लस के 3। सो यहां से k बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। एवं अभी चेक करना पड़ेगा कि k का मान यही होगा क्या, हो सकता है यहां से ये बोल दे कि k का मान 2 नहीं आना चाहिए। सो एक बार इन दोनों को नॉट इक्वल कर देते हैं, एक बार ये कोड लगा के देखते हैं, ये भी आपको ऐसा करना है। सो यहां से क्या आएगा, बराबर नहीं होना चाहिए, माइनस 1 बटा 2k माइनस 1। अब देखो इसको फिर वज्र गुणा कर लो, सो ये बनेगा, इसका गुणा इधर किया 2k माइनस 1 बराबर नहीं है, इसको माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये k किसका बन जाएगा, माइनस का, और ये माइनस और माइनस है प्लस का 1। अब एक साइड लाओ, k को इधर ले आओ, माइनस 1 को इधर भेजो। सो यहां से ये बन गया 2k प्लस 1k और बराबर ये 1 और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का। सो ये आ गया बराबर नहीं है, 3k बराबर नहीं है 2k, और यहां से k बराबर नहीं है 2 बटा 3। ठीक है। सो ये तो बात कह रहा है कि k का मान 2 होना चाहिए, और ये कह रहा है कि k का मान 2 बटा 3 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो इन दोनों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि अतः जो k का मान होगा वो 2 होगा, अतः k बराबर 2 होगा, ये आंसर है। अब कोई बच्चा ऐसे बोले कि k का मान तो 2 ही आ गया था, हमें ऐसा करने की जरूरत क्या थी, तो उसके लिए देखो, अगर यहां से इस समीकरण से k बराबर इतना आ जाता, k नोट बराबर है 2, सपोज यहां ऐसा आ जाता, तो ये तो कहता कि k का मान 2 होना चाहिए, और ये वाली शर्त कहती कि k का मान 2 नहीं होना चाहिए, तो उस केस में हम k का मान नहीं बोलते कि ये आंसर होगा, तब हम बोलते कि k का मान संभव नहीं है। बात समझ में आई ना? इसलिए ये चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया आपका, दूसरे के दोनों पार्ट हो गए। और तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल अगेन सिंपल इक्वेशन है, और उन्हें आपको वज्र गुणन विधि से हल करना है। सीख तो हम चुके हैं। सो तीसरे में तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, विधि आपको सिखा दी है। अगर आपको समझ नहीं आई है तो 2 सवाल उस विधि से हमने कर लिए हैं, उन्हें आप एक बार दोबारा देख लो, फिर समझना आए तो फिर दोबारा देख लो, फिर समझना आए तो फिर दोबारा देख लो, समझ आएगा कभी ना कभी तो। ठीक है भैया, थोड़ा आंख खोल के देखोगे तो बिल्कुल समझ आएगा। सो यहां से वज्र गुणन विधि से हल करना है। अगेन इसको मैं फास्ट बता देता हूं थोड़ा। क्या करेंगे, पहले तो व्यापक रूप में लिखेंगे। सो ये बन जाएगा 5y माइनस 9 बराबर 0, और ये बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब आगे वज्र गुणन विधि में क्या होता है, यहाँ लिखो x, फिर लिखो y, फिर लिखो a। अब यहां से सवाल को पकड़ना शुरू करो। यहां आ जाएगा 5, फिर माइनस 9, उसके बाद में 8, उसके बाद में वापस से 5।
यानी y के गुणांक से शुरू करना है, ये नहीं भूलना। फिर समीकरण 2 से पकड़ो, 2, उसके बाद में -4 और फिर 3 और उसके बाद में वापस से 2। ओके, उसके बाद में क्या करना है, ये वाले गुणा पहले करने हैं और इन गुणा में से ये वाले गुणा घटाने हैं आपको। ऐसा आपको x के यहाँ y के बटा में ये लिखना है और उसके बाद में 1 के बटा में। फिर एक बार तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, x को और अचर पद को, एक बार x y वाले पद और इनको बराबर कर दो। यहां से x का मान आ जाएगा और यहां से y का मान आ जाएगा। ठीक है भाई। सो आज की क्लास में हमने वज्र गुणन विधि सीखी और जो कंडीशनल सवाल थे कि k की वैल्यू निकालो या ऐसी वाली शर्त है तो ये करो, वो भी कर लिया। ओके भाई। सो नेक्स्ट क्लास में फिर से हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि पर जो वर्ड प्रॉब्लम है, भाषा वाले सवाल, फिर से कुछ भी लिखा है उसकी समीकरण बनानी है। तो उसमें वैसे तो उस टाइप के सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं और वज्र गुणन विधि भी सीख चुके हैं। सो वो आपसे बनने चाहिए। क्यों, इक्वेशन बनानी हमने आपको सिखा दी और वज्र गुणन विधि सिखा दी, सो हो जानी चाहिए। बट फिर भी हम उन्हें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए।